ओके तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और सपोज आपको बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स साइड बाय साइड रखे हुए हैं, ठीक है। और ध्यान रहे अभी मैं मेंशन ना भी करूं तो भी अपन किस कैटेगरी में है, नॉन कंडक्टिंग प्लेन्स के। व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज कंडक्टिंग कर देने से देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच विल अफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो हम वहीं पढ़ेंगे कंडक्टर्स के केस में। अब सपोज इसकी चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है, इसकी सपोज -3 सिग्मा है और ये प्लस सिग्मा है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं मैं, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ये सबके सब इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन्स हैं, दे आर इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन्स। दिस इज ए क्वेश्चन। तो हमें लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल दीज पॉइंट्स ए बी सी डी। डिस्टेंसेस तो बताने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। अब इसे मैं फर्स्ट प्लेन बोल दे रहा हूं, इसे सेकेंड, इसे थर्ड। तो एट लोकेशन ऑफ ए फर्स्ट प्लेन किधर फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, अवे फ्रॉम इटसेल्फ। सेकेंड किधर कर रहा होगा, टुवर्ड्स इटसेल्फ। थर्ड किधर कर रहा होगा, अवे फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है। नाउ इन बिटवीन क्या होगा, फर्स्ट प्लेन अवे फ्रॉम इटसेल्फ, सेकेंड प्लेन टुवर्ड्स इटसेल्फ, थर्ड प्लेन away from itself. Same way, away, then towards, second plane, third plane, away from itself, which is in this direction, E3. At D, E1 is still in this direction, E2 towards, and E3 away. So E1, E2, E3 तो आपको पता ही है, ठीक है। E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो आप जानते हैं कितना होगा, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E2 आपको क्या मिल जाएगा, 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड E3 इज सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए भले मेरी चार्ज डेंसिटी -3 सिग्मा थी, मैंने यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाया है क्योंकि वो नेगेटिव ऑलरेडी डायरेक्शन में हमने यूज कर लिया है, तो दो बार नहीं लगाना है, टेक केयर ऑफ इट। अब सिंपली एक डायरेक्शन को आप प्लस ले लें और एक डायरेक्शन को माइनस मान लीजिए, इट्स योर चॉइस कंप्लीटली। अगर क्वेश्चन ने मेंशन किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो आप खुद से मान के फाइंड कर सकते हैं आंसर। सो सपोज मैंने राइट वाले फील्ड्स को प्लस लिया है, लेफ्ट वाले को नेगेटिव, तो आप क्या लिखेंगे, फील्ड एट ए इट विल बी E1 रहेगा नेगेटिव, E2 रहेगा पॉजिटिव एंड E3 रहेगा नेगेटिव, ठीक है। E1, E2, E3 ये लिखे हुए हैं आपके सामने। फील्ड एट बी बिल्कुल सेम वे, E1 रहेगा पॉजिटिव, E2 भी पॉजिटिव, E3 नेगेटिव। फील्ड एट सी E1 रहेगा पॉजिटिव, E2 नेगेटिव एंड E3 नेगेटिव। फील्ड एट डी E1 पॉजिटिव, E2 negative, E3 positive. So this way you will find field if more than one plane is there. This is nothing but principle of superposition. All right. Well, now let's see field due to spheres and उनके रिजल्ट सिर्फ हम लिखने वाला है, देखते हैं। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ओके, इसे अपन स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं। तो इसके रिजल्ट्स आपको पता ही है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज Q, रेडियस R एंड यू हैव द इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। सपोज ये P पॉइंट है और ये यहाँ से कुछ X डिस्टेंस पे है।
तो इसका जो फील्ड है, यू नो इट, inside point it is 0 for x less than r, and outside it behaves like a point charge placed at the center. So यहाँ पे आ जाएगा आपके पास q divided by 4 pi epsilon naught x square for x greater than r. ठीक है, डायरेक्शन बिल्कुल रेडियली रहेगी, रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिवली चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड. अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको. दिस इज माय x एंड हियर इज फील्ड पॉजिटिवली चार्ज के लिए. तो टिल r द फील्ड इज 0. वी डू नॉट नो द फील्ड एग्जैक्टली एट द सरफेस हियर. ठीक है, तो आइडियली आई शुड प्लेस ए दिस सर्कल हियर. सो अब यहां से फील्ड स्टार्ट होगा एंड विल डिक्रीज just like point charge. तो here field is inversely proportional to x square. तो ये जो मैंने बनाया हुआ है, this is for a positively charged sphere. ठीक है, positively charged sphere. negatively charged के लिए क्या होगा? This is for positively charged, जैसा gravitation में आया था. क्योंकि ये हमारा जनरल कन्वेंशन रहेगा कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं और रेडियली इनवर्ड नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिवली चार्ज के लिए जस्ट ये ग्राफ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, नथिंग एल्स. सो यू विल गेट हियर ए सर्कल एट r. You do not know this value, then you also do not know this. You will have this as minus of q divided by 4 pi epsilon naught r square, and then you will have this kind of graph. E is inversely proportional to x square. So this is for negatively charged sphere. Now यहीं पे देख लेते हैं अपन for solid. So same heading for solid में मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. अभी के लिए आप इन वर्ड्स पे ना जाएं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग. सो इसमें भी हम इनसाइड एंड आउटसाइड पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे. सो यू हैव द रेडियस q, चार्ज q, रेडियस r, and at a distance x you want to find field. So here at inside point the formula, अगर आपको याद हो तो वो था gmx by rq. yes, तो यहाँ पे g की वजह आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught, m की जगह q x डिवाइडेड बाई आर क्यू. तो यहाँ का जो फॉर्मूला बन गया वो qx डिवाइडेड बाई 4 pi epsilon naught r क्यू for x less than r. Now for x greater than r, the same formula you get q divided by 4 pi epsilon naught x square for x greater than r. Now this is a continuous r minus और r plus पे आपको same result मिलेगा. ठीक है, means just inside surface and just outside. तो at the surface also we can write, so it will be q divided by 4 pi epsilon naught r square. It will be for x equal to r. तो इसके लिए भी हम ग्राफ बना लेते हैं कि how the graphs will look like. So let's see. But you must practice the derivations which we did in gravitation. So ग्राफ इनसाइड पॉइंट के लिए कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मींस जस्ट सेम एज hollow. So here E is inversely proportional to x square, here E is directly proportional to x, and this result is q divided by 4 pi epsilon naught r square for x. And ये जो मैंने ऊपर बना दिया वो किसके लिए हो गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर के लिए. और अगर इसे नीचे बना देंगे तो हो जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर के लिए. सो for negatively charged sphere you'll get this kind of
minus of q divided by 4 pi epsilon naught r square. This is your r. यहाँ पे it is proportional to x and here it is inversely proportional to x square. So it is negatively charged sphere. Okay. Solid sphere के केस में you should also remember the formulas in terms of density. तो density की टर्म में आप कैसे ध्यान रख लीजिए, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर दोनों के लिए समझ लीजिए. हॉलो स्फीयर में कौन सी डेंसिटी डिफाइन करोगे आप? इन हॉलो स्फीयर सरफेस चार्ज डेंसिटी. यस. सो मतलब वहां पे आ जाएगा आपका सिग्मा विच विल बी क्यू divided by 4 pi r square. R is radius. And in solid sphere, you will derive this volume charge density. Volume charge density which will be rho, और इसे आप लिख पाएंगे q divided by 4 by 3 pi r cube. सो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है. यू हैव सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है. चार्ज q, रेडियस r, और इसके अंदर हमने एक कैविटी बना दी. ठीक है. एंड कैविटी इज कॉन्सेंट्रिक फॉर एग्जाम्पल. And radius of cavity is r by 2, radius of sphere is r, and here charges are present. Now you have to find the electric field at different points. This is center. एक पॉइंट है आपका जो कि इनसाइड है. ठीक है. इस पॉइंट को A नाम दे दिया. एक पॉइंट है जो कि इन बिटवीन है, और एक पॉइंट है जो आउटसाइड है, C. इनकी रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस मैं आपको दे रहा हूं, से कॉल्ड r1, r2, r3, एंड दे आर फ्रॉम द सेंटर ओनली. सो हाउ विल यू सॉल्व दिस? सुपरपोजिशन मेथड यू हैव टू यूज. देखिए कैसे करोगे. तो आप सबसे पहले कंप्लीट स्फीयर, ठीक है, माइनस द कैविटी स्फीयर. अब जो कैविटी स्फीयर है वो भी आपका कैसा रहेगा? सॉलिड, क्योंकि आप उसे रिमूव करेंगे तभी वहां कैविटी बनेगी. सो दिस इज द कंप्लीट स्फीयर एंड हियर इज द कैविटी स्फीयर ऑफ रेडियस r by 2. अब अलग अलग पॉइंट के लिए आपको सुपरपोजिशन यूज करना है. फर्स्ट पॉइंट है आपके पास A. सो हियर यू हैव पॉइंट A एंड द डिस्टेंस इज r1. सो व्हाट विल यू राइट? द फील्ड इनसाइड पॉइंट के लिए. तो साइड में आप फॉर्मूलेज लिख लें. तो एज आई एम सेइंग यहाँ पे आप रो के टर्म्स में जाइए. ठीक है. क्योंकि आपको अदरवाइज चार्जेस निकालने पड़ेंगे q1 and q2 on both. So I know the formula. It is rho x divided by 3 epsilon naught for x less than r, and for x greater than r rho rq. yes, यही आना चाहिए था आपका. rho rq by 3 epsilon naught x square. अब फील्ड एट A ड्यू टू द सेकेंड स्फीयर. तो A इसके लिए भी इनसाइड पॉइंट है. कैन चेक. A is inside point for this also. So it will be rho and r1 divided by 3 epsilon naught and same OA cap. तो जब आप डिफरेंस लेंगे at A we are finding here. So what will be the net field at A? You will get E net at A will be the subtraction of E1 minus E2. So this way you get how much? 0. So net field at A is 0. Now suppose you want to find at B. So B is inside point for the sphere. Yes, B is inside point for the sphere. तो इसमें फॉर्मूला यही लग जाएगा E1 में. तो that rho R2 divided by 3 epsilon naught OB cap. और कैविटी की वजह से यहां पे फील्ड कितना आ जाएगा आपके पास? इट विल बी रो सेम R2 डिवाइडेड, बट
रिमेंबर B is outside point for cavity. So यहां पे फॉर्मूला बदल जाएगा, क्या आएगा आपका रो इंटू रेडियस का क्यूब. सो रो इंटू रेडियस का क्यूब विच इज r/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r2 का स्क्वायर. Direction will be same OB cap. Now, what will be the net field at B? E net at B will be again E1 minus E2, and you can subtract this. So it is not zero. I hope you understood how we are solving. Now, at C, E1. So C is outside point for both the cavity sphere as well as the complete sphere. So the formulas will go like the same. outside point के लिए जो गया है, can write rho RQ divided by 3 epsilon naught into R3 का square. Direction will be from OC cap. और 2 के लिए लिखेंगे अगर अपन, तो वो आएगा rho r/2 का q डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r3 का स्क्वायर OC कैप. एंड सिमिलरली E नेट वो भी इसके किससे निकल के आएगा, सब्ट्रैक्शन से. ठीक है, बट आप एक चीज चेक करेंगे यहाँ पे, E1 माइनस E2 एट पॉइंट C अल्टीमेटली आपको कितना मिलेगा, उसके लिए आप रो निकालिए यहाँ पे. तो रो कैसे लिखोगे आप, q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई RQ minus R/2 का Q. Yes. So what will you get? The value of rho. You will get here Q divided by 4/3 pi 7 R cube by 8. 7 R cube by 8, which you will have 6 cube divided by 7 pi R cube. So this is what you have the rho. Yes. तो आप इसे सॉल्व करें और रो की वैल्यू वहां पुट कर दें, देन फील्ड एट सी यू विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r3 स्क्वायर OC cap. You must get this because for outside point, entire charge of a solid sphere can be treated as at its center. Okay? तो इसका जो टोटल q चार्ज है वो कहां पे माना जा सकता था, सेंटर पे, फॉर डीलिंग फॉर आउटसाइड पॉइंट्स. तो आप यहां से भी प्रूफ करेंगे कि आप यहां पहुंच पा रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट इफ द कैविटी इज ऑफ सेंट्रिक. ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको ग्रेविटेशन में क्वेश्चन करवा चुका हूं सेम टू सेम. तो वो क्वेश्चन मैं यहां पे स्किप कर रहा हूं, रिजल्ट कोट कर रहा हूं मैं जो आया था वहां पे, कि कैविटी के अंदर जो फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है नो मैटर व्हाट वेयर इज द कैविटी, और उसकी जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू द फील्ड एट सेंटर ऑफ कैविटी. ओके, तो ये बात आप ध्यान रखें, यहां पर भी एप्लीकेबल है. ओके, ना अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी दे दे, चार्ज डेंसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे डील करेंगे, दैट ऑल्सो यू नो. ठीक है, यू विल कंसीडर कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स, उनके चार्जेस लिखिए. ओके, तो उसे मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है उसमें तो ग्रुप पे बताइएगा, मैं बता दूंगा. तो होमवर्क में क्वेश्चन लिख लीजिए फॉर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी सिचुएशन. सो यू आर गिवन विथ a solid sphere which is non-conducting. Do mention this term non-conducting. So here the density at a distance of r from center at this location r everywhere is given as some rho naught r. Okay, rho naught is a constant. Rho naught is a constant and the radius of sphere is r. तो सबसे पहला पार्ट आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो रहेगा टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर. एंड सेकेंड पॉइंट, derive expression for electric field for inside as well as outside points. और आप डिस्टेंस r ही मान सकते हैं, आप बोलेंगे r
जब कैपिटल आर से छोटा है तो आप इनसाइड पॉइंट के लिए डील कर रहे हैं, और जब आर कैपिटल आर से बड़ा है तो आप आउटसाइड के लिए। तो आप ये भी ध्यान रखें यहाँ पे कि चार्ज डेंसिटी का वैल्यू रो नॉट आर है फॉर आर लेस देन और इक्वल टू आर, एंड 0 है फॉर आर ग्रेटर देन आर। मतलब आउटसाइड स्फीयर देयर इज नो चार्ज। ठीक है, सो सॉल्व दिस, एंड अगर आपसे नहीं हो रहा है देन सी योर ग्रेविटेशन नोट्स फर्स्ट, and still if you have problem you can ask on the group. ओके, ये पॉइंट आपको वापस लिख लेने हैं जो मैंने वहां पे लिखवाए थे ग्रेविटेशन में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटसाइड पॉइंट फॉर बोथ हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर्स वो कैसे बिहेव करते हैं, पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर. ओके, ऑलराइट, सो नाउ वी विल मूव टू आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, और जो बिल्कुल किसके जैसे जाने वाला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के जैसे. तो इसे भी हम फटाफट कवर करते हैं. और जो नया पार्ट है इस चैप्टर का, विल स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो उसे फिर हम थोड़ा आराम से पढ़ेंगे. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशंस वगैरह फटाफट से लिख लेते हैं, वही रहेंगी जो हमने उधर डिफाइन की थी. लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a point in electric field is defined as negative of work done by electric field in bringing a unit positive charge from infinite. अब ये infinite किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, जो भी सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. ओके, सो इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट. ठीक है, तो डेफिनेशन बिल्कुल वैसी है. ग्रेविटी में भी आपको याद होगा, वहां पे सिर्फ कितना चेंज था, इट वाज नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट. सो हाउ विल यू डिफाइन दिस? सी, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट P है जिसके आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं. तो पोटेंशियल इज प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड. तो इस पॉइंट P पे पहले फील्ड होना चाहिए. फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? कोई ना कोई सोर्स चार्ज प्रोड्यूस करेगा, विच यू डू नॉट नो वेयर इज द सोर्स, बट यू नो देयर इज ए फील्ड एट P. सो सपोज मान लीजिए फील्ड एट P कुछ इस डायरेक्शन में है, और फ्रॉम ए फार अवे पॉइंट फ्रॉम द सोर्स, से फ्रॉम इनफाइनाइट, यू आर ब्रिंगिंग ए चार्ज Q to the point P. So in this journey, whatever is the work done by electric field from infinite to P per unit charge, क्योंकि मैंने यूनिट पॉजिटिव बोला है, यानी आपको मैग्नीट्यूड 1 रखना है उसका, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P. और इसमें क्या आएगा आपका? माइनस. यू नीड टू यूज ए नेगेटिव हियर. So this is called the potential. ठीक है, नेगेटिव क्यों बोलते हैं हम? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, और जब कंजर्वेटिव फील्ड नेगेटिव वर्क करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है उस बॉडी की. तो हम मानते हैं कि वो एनर्जी का जो डिक्रीमेंट हुआ है वो वेस्ट नहीं हुआ है, वो पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो गया है वहां पे. ठीक है, सो वट एवर इज द नेगेटिव वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल. दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इन दिस फील्ड. ओके, नाउ इसको दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं अपन. मैंने ग्रेविटेशन में लिखवाया था, और यू कैन राइट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन बाय
external agent in bringing this from infinite to p per unit test charge, but this event must be slow. Okay, ये मैंने आपको उधर समझा दिया था कि why slow, because you will use the work energy theorem. वहां पे क्या लिखोगे आप? work done by field plus work done by external agent is equal to change in kinetic energy. So when change in kinetic energy is zero, you can say work done by external agent is negative of work done by field, and this is how it is defined. तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम ऐसे. Okay, now पोटेंशियल से सोचना क्या है आपको? दो इट इज अ मैथमेटिकल टर्म, पर इसका यूज क्या आएगा? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वर्क डन. ओके, सो और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, तो उसका जो वर्क है वो किस पे डिपेंड तो करने वाला है नहीं, पाथ पे. सो यू जस्ट नीड टू नो द इनिशियल एंड फाइनल लोकेशंस. ओके, नाउ सी हियर द आइडिया ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहां पर ही होगा? इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सपोज आपके पास फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए 1 और 2. 1 की पोटेंशियल V1, 2 की पोटेंशियल V2. कैसे डिफाइन किया होगा? इनफाइनाइट से 1 पे कोई चार्ज लेके आए होंगे, तो जो वर्क किया होगा फील्ड ने उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाई चार्ज. ठीक है, सो सेम विद द 2. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करोगे आप? So potential difference you will define as potential of 2 minus potential of 1 will be equal to minus of work done by field from where to where? आपने लिखा final minus initial, so from initial to final, that is from 1 to 2 divided by the charge which you have taken from 1 to 2. So this is how you will define the potential difference. It is negative of work done from initial position to final position. So it will be final potential minus initial potential is equal to minus of work done by field from initial to final. तो आप चाहें तो इसे initial final भी लिख सकते हैं. It will be more convenient. So write V final minus V initial from initial to final. इसे आप proof भी कर सकते हैं, this formula from the definition itself. आप V फाइनल को क्या लिखते? माइनस ऑफ WE फ्रॉम इनफाइनाइट टू फाइनल बाई Q. उसे क्या लिखते? फ्रॉम इनफाइनाइट टू इनिशियल बाई Q. एंड दैट वे यू कैन से इट इज द वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, नाउ रिलेशन इन फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपको याद दिला दो, मैंने करवाया था आपको. सो dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr. मैं यहां पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, कैन चेक किए कैसे आता है. सेम. सो dV is your potential difference, small potential difference across how much length? This dr length, and E is the field. So this is relation in potential difference and field. और इसका आप यूज कर सकते हैं in both ways. आप फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल फ्रॉम फील्ड और फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल. सो जस्ट मैं फॉर्मूलेज लिख रहा हूं वापस से आपके लिए. तो सपोज आपको फाइंड करना है पोटेंशियल फ्रॉम फील्ड. ठीक है, सो V from E you want to find. So what will you do? You will write this formula dV, ठीक है, is equal to minus of E dot dr. You need to integrate this. Okay, now कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? तो अगर आपको किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल चाहिए तो आपको रेफरेंस कहां पे लेके चलना है? इनफाइनाइट पे. सो यू विल integrate it from infinite to your position vector, whatever position vector is there, say call it R, and infinite की potential 0 और यहां की potential V. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि infinite की potential 0 ही मानी जाए. क्वेश्चन आपसे बोल सकता है consider potential of infinite as some 10, numerical value 10, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहां पे 10 से V चले जाएंगे. So potential of this point will be equal to this expression minus of E dot dr from infinite to r. इस पे हमने खूब ज्यादा टाइम स्पेंड किया है ग्रेविटेशन में, तो यहां पे हम टाइम बचा रहे हैं. तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr, ये आप यूज करने वाले हैं टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट. और यहां पे एक नोट लिख लें वापस से, दैट पोटेंशियल
potential at infinite distance from source charge is taken as zero. It is reference. मैंने आपको ग्रेविटेशन में एक आध क्वेश्चन ऐसे भी करवाया है जहां हमने रेफरेंस चेंज किया है। तो रेफरेंस चेंज करने से कुछ नहीं है। सपोज आपकी मार्कर की लंबाई से 4 सेंटीमीटर है, आपने स्केल पे मार्क किया, जीरो से एक हिस्सा उसका जीरो के सामने, दूसरा 4 के सामने, तो जो दूसरा हिस्सा जिसके सामने आ रहा है वही रीडिंग बोल देते हैं हम। सपोज रेफरेंस अपन ने चेंज कर दिया, अभी 0 ना रखते हुए ये सपोज 2 मार्क पे है, तो फिर ये 2 से बढ़ जाएगा इधर, तो किस पे पहुंच जाएगा, ये 6 पे। तो अगर आप रेफरेंस वैल्यू कुछ भी सेट कर लेते हैं तो आपकी बाकी सारी वैल्यूज उसी से नंबर से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, नोट कर लिया होगा आई होप। ये दूसरा पार्ट आपका है फाइंडिंग फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल। इसके लिए लगता है आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो हाउ विल यू डू दैट? सेकेंड पार्ट, E फ्रॉम V। तो इस केस में आपको क्या नोन है, V पता है, E निकालना है। तो आपको गिवन है V एज फंक्शन ऑफ सम x y z, तो आप E लिखते हैं एस, E के अलग अलग कंपोनेंट्स लिखते हैं आप, माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप। ठीक है, उसके बाद माइनस ऑफ डेल बी बाय डेल वाई जे कैप, माइनस ऑफ डेल बी बाय डेल जेड के कैप। आपने ऐड किया है पर हर एक कंपोनेंट में अलग से माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस दिख रहा है। और इसी को अपन ऐसे भी बोलते हैं, माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप, and here potential, and in short you write it as the gradient symbol. ठीक है, सो एट द एंड जो वर्किंग है, जो हम फाइनली यूज करते हैं, वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पोटेंशियल कुछ भी एक्स वाई जेड में आपको दिया होगा, आप उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, वो आपको एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड बताएगा, सिमिलरली वाई एंड जेड। सो दिस इज फाइंडिंग फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल। ओके, अब इसमें कुछ काम की बातें हैं जो आपको लिखनी है, जैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, ये भी हमने वहां पे बात की थी, तो देख लीजिए। बस वो पॉइंट्स हम वापस से लिख लेते हैं यहां पर भी। तो नोट लिखिए, और नोट में कुछ पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं यहां पर। ओके, नोट में सबसे पहला पॉइंट, सारी बातें हम यहां से करने वाले हैं। ये फॉर्मूला, इसी से हम सारे कंक्लूजन्स निकालने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहली बात, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज का मतलब है कि वो चार्ज फील्ड प्रोड्यूस किया है और उस फील्ड की पोटेंशियल है वो। ठीक है, सो पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, और डेफिनेटली ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, तो मेरा यहां पे क्वेश्चन ये है कि क्या ये पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। दिस इज द क्वेश्चन आई हैव हियर। सो इसके लिए सोचते हैं अपन। वेल, ये जो सोर्स चार्ज है वो ऑलरेडी फील्ड इधर प्रोड्यूस कर रहा है, ध्यान से सुनना। अब मुझे लेके आना है, कंसीडर मी एज द एक्सटर्नल एजेंट, जैसे इनफाइनाइट से इस स्मॉल क्यू को पी तक लाना है। थिंक अबाउट मी कि व्हाट आई हैव टू डू। ये जो पर्टिकुलर फील्ड है, ये इस क्यू पे किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। दिस फील्ड विल बी अप्लाइंग फोर्स ऑन क्यू इन विच डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड। यस, और हम उसे कहां पे लेके आएंगे, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो एक्सटर्नल एजेंट को कैसा वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। सोचो, एक व्यक्ति है जिसे धक्का इधर ऑलरेडी मारा है, वो इधर आना ही नहीं चाहता है ना, हमें खींच के लाना है, तो मुझे तो कैसा काम करना पड़ेगा, पॉजिटिव। एक्सटर्नल एजेंट हैज टू डू पॉजिटिव वर्क। सी, कोई भी पार्टिकल है, फील्ड इधर फोर्स लगा रहा है, दिस इज द फोर्स ऑफ फील्ड, तो
एक्सटर्नल एजेंट को इधर फोर्स लगाना पड़ेगा ना इस पे, इन ऑर्डर टू पुल। तो पुल भी किधर कर रहा है वो, इधर। डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, फोर्स भी इधर ही लगा रहा है। तो एक्सटर्नल एजेंट कैसा वर्क कर रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव। यस, और एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इसका मतलब यहाँ की जो पोटेंशियल है वो कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव। एग्री? सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द कंक्लूजन, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। सेम वे आप खुद से सोच लेना कि पोटेंशियल ड्यू टू ए नेगेटिव सोर्स चार्ज विल बी नेगेटिव। ओके, अब ग्रेविटेशन याद करो। ग्रेविटेशन में पोटेंशियल के सारे फॉर्मूले माइनस के साथ थे, क्योंकि ग्रेविटेशन में कौन से फोर्सेस ही लगते हैं हमेशा, अट्रैक्शन के फोर्सेस। यस, मेरा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तो वो क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट। तो फॉर्मूला किसके जैसा दिखेगा फिर, ग्रेविटेशन के जैसा। पर यहां पे तो रिपल्शन वाले फोर्सेस भी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ग्रेविटी में जो पोटेंशियल लिखते थे वो हम हमेशा नेगेटिव आती थी, पर यहां की पोटेंशियल पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। सो राइट, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्जेस इज पॉजिटिव, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव सोर्स चार्ज इज नेगेटिव। लाइन चेंज एंड राइट, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसका प्लस माइनस का जो कनेक्शन है वो किसके साथ होगा, मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, सो -20 विल बी स्मॉलर देन 5 दैट वे। बट फील्ड के साथ माइनस लगा हुआ है, दैट डज नॉट मीन फील्ड इज लेस, इट सिंपली मीन्स दैट डायरेक्शन इज अपोजिट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हियर वी हैव टू राइट, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। पोटेंशियल डिक्रीजेस। ओके, थिंक फ्रॉम हियर। सपोज दिस इज द फील्ड डायरेक्शन and you are here, this is your initial location, this is your final location, so you moved this way, this is your dr. So E dot dr क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। बट आपका जो dv है, dv क्या लिखोगे आप, विच इज डिफरेंस ऑफ v final and v initial. Yes, so this is negative from here. तो इसका मतलब v final is less than v initial. तो ये बात पक्का हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूंगा या कोई भी चार्ज मूव करेगा तो पोटेंशियल क्या करेगी, डिक्रीज। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर आप अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे होंगे तो आपकी पोटेंशियल क्या हो रही होगी, इंक्रीज। इट्स ए सिंपल फैक्ट, ग्रेविटी में भी समझ सकते हो। ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो मेरी पोटेंशियल बढ़ती जाती है, क्योंकि मैं जितनी हाइट से गिरूंगा एट द एंड मेरे पास उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब उतनी ज्यादा मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी थी, तभी तो मुझे काइनेटिक में कन्वर्ट हुई वो आखिरी में। क्लियर? सो सिंपल आइडिया, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको एक ऑप्शन में लिख देगा, पॉजिटिव चार्जेस हैज ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम लो टू हाई और हाई टू लो। कैसे सोचेंगे, पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पे छोड़ दिया मैंने, किधर मूव करेगा, जिधर फील्ड होगा, क्योंकि फोर्स उधर ही लगेगा उस पर, और जिधर फील्ड होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रही होती है, डिक्रीज। मतलब कहां से कहां मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब हम धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस पे जा रहे हैं और बैटरी के कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे आखिरी में हम। ठीक है, विच मूव्स द चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर, और जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। एनीवे, वो बात की कहानी है, पहले हमने ये लिख लिया। तो लिखिए ये वाला जो पॉइंट है, पॉजिटिव चार्जेस हैज ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। व्हाट अबाउट नेगेटिव? ध्यान से देखेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में है, ये जो मार्कर का टिप दिख रहा है आपको, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रिलीज किया, तो वो नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, राइट और लेफ्ट? इट विल गो लेफ्टवर्ड। यस, मींस अपोजिट टू फील्ड, एंड अपोजिट टू फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस। सो नेगेटिव चार्ज कहां से कहां मूव करने की टेंडेंसी रखता है? लो टू हाई। यानी अगर नेगेटिव मास जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता तो वो नीचे से ऊपर फ्लो करता। समझ रहे हैं? तो ग्रेविटी में क्या होता है कि अर्थ के ही केस में ले लें अपन, तो अर्थ सरफेस के जितने पास रहोगे आप, उधर पोटेंशियल क्या होती है? कम होती है। हाइट्स पे चले जाओगे तो पोटेंशियल क्या होती है? ज्यादा होती है। और मास की फ्लोइंग टेंडेंसी क्या होती है कि वो ऊपर से नीचे तो प्यार से आ जाता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। मतलब कहां से कहां मूव कर रहा था वो? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पर अगर नेगेटिव मास एग्जिस्ट करता, जैसा नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपको झरने, नदियां ये ग्राउंड से पहाड़ों की तरफ मूव करते हुए दिखते हैं। ठीक है, बट ऐसा है नहीं। ओके, बट इन चार्जेस, यस, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर इस रूम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया मैंने नीचे से, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो रिमेंबर, नेगेटिव चार्ज हैज ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम उल्टा, हाई टू लो। आपको बचपन से सिखाया जा रहा है कि ऊंचाई से चीजें नीचे आती हैं, उल्टा जाएगा, लो टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, ओके। नाउ लास्ट पॉइंट आज के लिए हम लिख लेते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करूं तो क्या पोटेंशियल चेंज होगी उन पॉइंट्स के साथ या नहीं होगी? देखो, सपोज यहां पे एक यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड आज अपन ने एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का देखा है, विच इज द इनफाइनाइट चार्ज प्लेन, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करूं। सपोज ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, ऐसे मैं मूव कर रहा हूं, तो ये मेरा dr वेक्टर है। ठीक है, तो बताओ क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? dv की वैल्यू कितनी आएगी? 0, बिकॉज E डॉट dr 0 हो जाएगा, बिकॉज आई एम मूविंग परपेंडिकुलर टू फील्ड। हाँ जी, सही बात है। इट इज सिमिलर एज इफ ये फ्लोर है, इस फ्लोर पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, और उस ब्लॉक को मैं फ्लोर के अलोंग ही पुल कर रहा हूं। एम आई डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट ग्रेविटी? नो, बिकॉज आई एम मूविंग इट परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, सो द सेम वे, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जाए, तो वो चार्ज पार्टिकल पे फील्ड कोई वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब वो जो पॉइंट्स हैं उनकी पोटेंशियल्स चेंज नहीं हो रही होंगी। तो इन सारे पॉइंट्स को बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, और इनको कंटेन करने वाली जो सरफेस होती है उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। And if you move a charge from one point of equipotential surface to another point, then you don't need to do any work. All right? So that's the last point you have to write. कि equipotential surfaces are perpendicular to electric field, or vice versa. If you know that certain surface is equipotential, then electric field will be perpendicular to that surface in that region. All right, तो इसका उल्टा भी लिख लो, electric field is perpendicular to equipotential surface. Electric field is perpendicular to इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये बात भी लिख लो फाइनली, दैट वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम one point of equipotential surface to another is 0। और इसमें वर्क डन उसके उधर लिख लेना बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट तो चाहे तो वर्क कर सकता है,
और वो वर्क करेगा तो क्या चेंज हो जाएगी पार्टिकल की? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये मैंने सिर्फ ब्रीफ में आपको बताया। ग्रेविटेशन पोटेंशियल आप पढ़िए, उसके साथ में इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।